हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो हम आज देखते हैं, हम यह देख रहे हैं कि कौन कौन सी संक्रियाएं आव्यूहों पर है। तो पहला हम चलते हैं आव्यूहों का योग, कैसे हम दो आव्यूह को जोड़ते हैं। आव्यूहों का योग, तो मान लेते हैं कि a बराबर है, कोई दो आव्यूह मान लेते हैं। a बराबर 2 0 3 4 ले लिए और b बराबर ले लिए 1 2 3 4। तो a प्लस बी अगर ज्ञात करना हो, a प्लस बी, तो हम लोग संगत अवयव को जोड़ेंगे। हमेशा याद रखेंगे संगत यानी इसका पहला स्तंभ, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव ये है, तो सेम वही वह होना चाहिए। यानी इसको हम लिखेंगे 2 + 1, 0 + 2, 3 + 3 और 4 + 4। यानी ये हमारा हो गया 3 0 2 2 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 4 4 8। तो a प्लस बी हमारा हम निकाल लिए। तो योग के लिए हम लोग ये चीज ध्यान देंगे कि योग के लिए दोनों आव्यूह का कोटि समान होना चाहिए। जब तक कोटि समान नहीं होगा, यानी यह हमारा आव्यूह है 2 × 2 कोटि का, ये भी 2 × 2 का है। कोटि जब समान होगा तभी हम इसका योग कर सकते हैं। अगर कोटि समान नहीं होगा तो योग संभव नहीं है। इसलिए इसे कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना आवश्यक है। ये याद रखिए, कोटि का समान होना आवश्यक है। समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। तो इसे हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? हमेशा सबका व्यापक रूप मान लेते हैं कि हमारे पास a11 है, a12 है, a13, ये a21, a22 और a23, ये हम ले लिए 2 × 3 कोटि का। और b ले लिए हम सेम कोटि का ले लेंगे, b11, b12, b13, b21, b22 और b23, ये भी हमारा 2 × 3 कोटि का है। तो हम a प्लस बी जो निकालेंगे, a प्लस बी समान अवयव को जोड़ेंगे, संगत अवयव को। तो a11 प्लस b11 हो जाएगा, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13। इसी तरह फिर a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, ये b है, और a23 प्लस b23, ये हमारा योग का हो गया। ऐसे ही हम दो मैट्रिक्स को, दो आव्यूहों को जोड़ेंगे। तो पहला संक्रिया हमारा हो गया आव्यूह का योग, और दूसरा संक्रिया हमारा हो जाएगा एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, एक अदिश से गुणन। तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर, एक ले लेते हैं हम, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, a1 3 1 2 4 0 1, कुछ भी ले लेंगे अंक, -2 ही ले लेते हैं, -2 3 5। तो एक हमारा ये आव्यूह है। अब इसमें हमारा हमको अगर 3 से गुणा कर दें, यानी 3a निकालना हो, तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा 3 से इस मैट्रिक्स में गुना हो जाएगा, यानी 3 1 2 4 0 1 और -2 3 5। इसे हम 3a को निकाल सकते हैं, ये 3 से सारे अवयव में गुना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 9 3 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 0 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, यहाँ -6 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। यानी ये हमारा 3 से गुना, एक अदिश से हम कैसे गुना करेंगे, तो ये हम देखें। अब इसे व्यापक रूप में, हमेशा व्यापक रूप में ध्यान रखेंगे, इसे व्यापक रूप में ऐसे लिखेंगे। व्यापक रूप में मान लेते हैं कि कोई कोई मैट्रिक्स A बराबर है AI J M × N। तो हम किसी स्केलर से, किसी अदिश से k से गुना करते हैं, KA, तो ये हमारा k हो जाएगा, ये AI J M × N। तो इस रूप में इसे लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया कि एक आव्यूह को एक अदिश से कैसे गुना करेंगे, ये हमारा हो गया।
अब तीसरा तीसरा हमारा है आव्यूहों का ऋण आव्यूह। आव्यूहों का ऋण आव्यूह। तो किसी आव्यूह का निगेटिव कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, 3 4 -2 मान लेते हैं, कोई वेरिएबल x ही है। तो ये a हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, -a निकालना है। तो -a जब करेंगे, इसका माइनस यानी निगेटिव आव्यूह कैसे लिखेंगे? तो -a, यहाँ पर माइनस को हम -1 × a कर सकते हैं। अब ये -1 हमारा रहेगा और a हमारा मैट्रिक्स है 3 4 -2x। अब ये हमारा स्केलर हो गया -1। तो पीछे हम बता चुके हैं कैसे गुना करेंगे। तो -1 से ये सारे अवयव में गुना हो जाएगा। तो -1 को 3 से करेंगे, -3 -4, यहाँ -1 है, 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा और ये -6। तो ये हमारा हो गया ऋण आव्यूह। आव्यूहों का ऋण आव्यूह कैसे निकालेंगे ये हमने किया यहाँ पर। और चौथा संक्रिया है आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर, पीछे हमने आव्यूहों का योग किया, यह आव्यूहों का अंतर सेम चीज है हमारा, जो योग में है वही अंतर में सिर्फ यहाँ पर जो है घटा देंगे। हम 2 आव्यूह ले लेते हैं, 1 2 3, कुछ भी ले लेंगे यहाँ पर अंक हम। और b दूसरा आव्यूह है 2 3 1 0 4 5, कुछ भी ले लिए। तो जो हमारा योग में था, आव्यूहों का योग में जो नियम है वही यहाँ भी, यानी कोटि हमारा समान होना चाहिए। कोटि जब तक, यानी ये हमारा है 2 × 3 कोटि का, ये हमारा 2 × 3 है, ये भी हमारा 2 × 3 है। तो हम जब कोटि समान होगा तभी हम अंतर निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें a - b करना होगा तो ये दोनों आव्यूह है, दोनों का हम ऐसे लिख सकते हैं 1 यहाँ 1 है 2 है तो 1 - 2, यहाँ 2 है 3 है तो 2 - 3, यहाँ 3 है 1 है तो 3 - 1, 0 है 0 है, 0 में से 0 घट गया, 0 ही हुआ। 2 है 4 है तो 2 - 4, और 4 है 5 है तो 4 - 5। यही हमारा जो योग का नियम है वही घटाव का आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0, ये 2 में से 4 गया -2 और 4 में से 5 गया -1। तो ये हमारा आव्यूहों का अंतर हो गया। तो योग पर संक्रियाएं हम लोग पढ़े, ये हमारा 4 संक्रिया हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आव्यूहों के योग के गुणधर्म। आव्यूहों के योग के गुणधर्म। तो हम लोग गुणधर्म, योग का गुणधर्म हम लोग पहले बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब आता है। सेम वही चीज है, यहाँ सिर्फ हम लोग आव्यूह के योग यानी आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेम वही चीज है। जिसमें हमारा पहला आता है, पहला नियम वही क्रम विनिमय नियम। ये प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इसको कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन। पहला हो गया क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम हो गया। हम मान लेते हैं, चूंकि आव्यूह की बात है तो मान लेते हैं कि माना कि a और b समान कोटि, ये बात याद रखें, क्रम विनिमय है, जोड़, चूंकि उसमें योग होता है, योग का है तो समान कोटि होना जरूरी है। तो माना कि a और b समान कोटि के आव्यूह है, तो हमारा ये हो जाएगा a + b हमेशा b + a के बराबर हो जाएगा। यानी 2 आव्यूह को जोड़ेंगे, ये दोनों हमारा आव्यूह है, दोनों मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो इस दोनों का जो योग होगा वह इसके उल्टा यानी b + a करेंगे तो इसके योग के बराबर होगा। तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम हो गया। दूसरा है साहचर्य नियम। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में देख ले। साहचर्य नियम हमारा जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें हम 3 मैट्रिक्स मान लेते हैं, माना कि A, B और C
तीन आव्यूह है तो हमारा हो जाएगा A प्लस B, यानी ये दो मैट्रिक्स को जोड़े और बाद में C को जोड़े, या A प्लस पहले B प्लस C को जोड़ ले और तब बाद में A को जोड़े, तो ये दोनों का मान हमेशा बराबर आएगा। तो यह योग का नियम जो है, योग का गुणधर्म आव्यूहों के लिए यह साहचर्य नियम हमारा सेटिस्फाइड करता है। और तीसरा है योग के तत्समक का आव्यूह। तीसरा है योग के तत्समक का आव्यूह, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन का है। तो ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें भी हम मैट्रिक्स को मान लेते हैं। माना कि A एक M क्रॉस N, चूंकि कोटि दर्शाना जरूरी था, माना कि A एक M क्रॉस N कोटि का आव्यूह है तथा ये शून्य हम ले लिए, शून्य एक, यह भी जो है M क्रॉस N कोटि का शून्य आव्यूह है। चूंकि शून्य ली है तो शून्य आव्यूह लिखना जरूरी है। शून्य आव्यूह है तो हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स को, A मैट्रिक्स लिए इसको शून्य आव्यूह के साथ जोड़े या शून्य मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ जोड़े, हमेशा हमारा A आएगा। तो ये हमारा हो गया योग के तत्समक का आव्यूह। और हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, योग के संक्रिया के लिए तत्समक आव्यूह हम लोग शून्य लेते हैं, और इनवर्स यानी प्रतिलोम के लिए योग का प्रतिलोम हम लोग उसका ऋण लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, जो कि चौथा हमारा पॉइंट है। चौथा हमारा पॉइंट है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व, ये हमारा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये हो गया, और एडिटिव इनवर्स हो गया। ये हमारा प्रतिलोम है एडिटिव इनवर्स, और ये तत्समक है एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि A एक आव्यूह है तथा अब चूंकि A लिए तो इसका ही ऋणात्मक लेना होगा, तो इसका हम ऋणात्मक -A ले लिए। -A एक दूसरा आव्यूह है, -A एक दूसरा आव्यूह है। तो इसका हमारा हो जाएगा A प्लस -A, यानी इस दोनों आव्यूह को जोड़े या -A प्लस A, इस दोनों को जोड़े, हमारा रिजल्ट हमेशा शून्य ही होगा। तो ये हमारा हो गया योग के प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आव्यूहों के गुणधर्म, गुणन के गुणधर्म, अभी हमने पढ़ा योग का गुणधर्म, अब हमारा है आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। तो योग के लिए हमारा चार पॉइंट आया। अब गुणन के लिए देखते हैं, आगे चलते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड करता है आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। तो इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा प्रॉपर्टी पहला लागू नहीं होता जो हमने कॉम्यूटेटिव लॉ लिखा, चूंकि A क्रॉस B हमारा B क्रॉस A के बराबर कभी नहीं होता है, उसमें हमारा कोटि का टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल नहीं करता है। इसमें दूसरा प्रॉपर्टी यानी साहचर्य नियम इसमें हमारा आएगा। साहचर्य नियम इसमें है कि मान लेते हैं, हमेशा 3 मान लेंगे इसमें आव्यूह। माना कि 3 आव्यूह A B तथा C, इसके लिए हमारा जो हो जाएगा A B C, ये बराबर हो जाएगा A B C के।
और यह कब होगा, ये बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी समीकरण, ये याद रखिएगा, समीकरण का दोनों पक्ष परिभाषित हो। परिभाषित होने का अर्थ हुआ दोनों पक्ष परिभाषित हो। परिभाषित होने का अर्थ है कि बी और सी ऐसा होना चाहिए जिसको हम गुना कर सकें, ए और बी ऐसा होना चाहिए जिसको हम गुना सके, तब हमारा यह कंडीशन जो है लागू होता है। दूसरा है वितरण नियम, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। तो वितरण नियम में मान लेते हैं इसी तरह ए बी और सी तीन आव्यूह है, तीन आव्यूह है, तो हमारा हो गया, पहला इसमें हो जाता है कि ए बी प्लस सी, ये हमारा हो जाता है ए बी प्लस ए सी, और दूसरा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाता है हमारा ए सी प्लस बी सी। और इसमें भी हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है कि जब भी समीकरण का दोनों पक्ष परिभाषित हो। यह कब होगा, जब समीकरण का दोनों पक्ष परिभाषित हो, तभी यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, दोनों पक्ष परिभाषित हो। और इसका तीसरा है गुणन के तत्समक का अस्तित्व, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि ए एक वर्ग आव्यूह हो, ए एक वर्ग आव्यूह, ए एक वर्ग आव्यूह हो, तो वर्ग आव्यूह होगा, और आई ये चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी तत्समक आव्यूह है, यानी आई का अस्तित्व ऐसा हो, आई का अस्तित्व इस प्रकार हो कि इस आई को ए से गुना करें या ए को आई से गुना करें। चूंकि यह यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें इसको, तो ये हमेशा हमारा ए आएगा। तो ये हमारा हो गया आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। अब ये चूंकि नियम देखकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हिसाब एक्सरसाइज बनाएंगे, उसमें जहां कहीं भी आएगा बन जाएगा, यूज हो जाएगा, अलग से इसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझने के लिए एक बार इसे पढ़ लें, और पहले हम लोग चूंकि इसको कर चुके हैं इसलिए इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म बताए, तो इसे गुना कैसे करेंगे पहले इसको देख लें। गुणधर्म तो बता दिए, लेकिन दो आव्यूह को हम गुना कैसे करेंगे, जो कि हमने यहाँ लिख दिया कि समीकरण का दोनों पक्ष परिभाषित हो, तो कैसे परिभाषित होगा इसके बारे में हम जाने। तो हमारा ये चलते हैं आव्यूहों का गुणन, कैसे दो आव्यूह को गुना करेंगे। तो इसके लिए हम एक चीज आवश्यक है जानना कि दो आव्यूह ए तथा, समझने के लिए लिख देते हैं, दो आव्यूह ए तथा बी के लिए गुणन, बी के गुणन के लिए, ए तथा बी के गुणन के लिए हमें यह आवश्यक है जानना कि ए में गुणन के लिए ए में स्तंभों की संख्या, ये चीज हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। ये अगर नहीं होगा तो फिर हम गुना नहीं कर सकते हैं। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ये बात हमेशा याद रखेंगे। बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यह लागू होगा तभी जाकर हम गुना कर सकते हैं, तभी हमारा यह गुणन परिभाषित होगा, नहीं तो नहीं परिभाषित होगा। यानी ये टर्म्स एंड कंडीशन होना जरूरी है कि ए जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें जितना स्तंभ का संख्या होगा, तो दूसरा मैट्रिक्स जो बी होगा उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी जाकर इसे हम गुना कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर, हम मान दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं 5 -1 2 0 3 4 ले लिए, और बी बराबर ले लेते हैं 3 7 -1 2 5 4।
ये हम मैट्रिक्स लिए, इसमें जो है स्तंभ का संख्या 1 2 3 है स्तंभ, तो बी में पंक्ति का संख्या 1 2 3, तो स्तंभ का संख्या और पंक्ति का संख्या बराबर हो तभी जाकर हम इसका ए बी निकाल सकते हैं, यानी दोनों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो ए बी हमारा हो जाएगा। अब जो हम लोग गुना करेंगे, पहली पंक्ति, पहले पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे। तो पहली पंक्ति हमारा है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे, यानी 5 को 3 से, -1 को 1 से और फिर 2 को 5 से। ये हमेशा याद रखेंगे, यानी इसको ऐसे लिखे 5 गुने 3 प्लस फिर -1 है तो -1 गुने -1 प्लस जोड़ते जाएंगे और 2 को 5 से, यानी 2 गुने 5। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ से कर लिए, फिर पहली पंक्ति के सभी अवयवों को बारी बारी से दूसरे स्तंभ के अवयवों से करेंगे। जैसे इसको 5 को 7 से करेंगे तो 5 गुने 7, फिर -1 को 2 से करेंगे प्लस -1 2, जोड़ते जाएंगे, अवयव को गुना करके जोड़ते जाएंगे, 2 गुने 4 प्लस 2 गुने 4। फिर दूसरी पंक्ति को लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 0 गुने 3, ये हमारा 0 गुने 3 प्लस फिर 3 गुने -1, तो 3 करेंगे -1 करेंगे प्लस फिर 4 गुने 5, 4 गुने 5। फिर इसका दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 गुने 7 हो जाएगा, फिर 3 गुने 2 हो जाएगा और फिर 4 गुने 4। ऐसे इसको हमेशा याद रखिए, जो ए में पंक्ति का संख्या ए का स्तंभ का संख्या बी के पंक्ति के संख्या के बराबर हो तभी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहे बी ए निकालना, यहाँ पर देख लीजिए बी ए बी तो निकाल लिए, लेकिन बी ए निकालना चाहे तो यह संभव नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी ए बी, तो ये ए बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 3 15 -1 का गुना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी +1 और +5 दूनी 10। यहाँ पर करते हैं, ये 7 5 35 और यह है -2 और 4 दूना 8, ये हमारा 0 -3 और 5 चौका 20, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 चौका 16, यानी ये बराबर हो गया, ये 15 1 16 और 10 26 हो गया। ये हो जाएगा ये हमारा 35 में से 2 गया 33 और 33 8 41 हो जाएगा। ये 20 और -3 यानी 17 हो गया और 16 और 6 22 हो गया। तो ये हमारा ए बी निकाल लिए। तो हम लोग ये जान ले कि ए बी निकल गया, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि हम बी ए निकाल सके। बी ए तब भी निकाल सकते थे जब हमारा इसमें 3 स्तंभ भी रहता, पहला को पंक्ति का संख्या और दूसरे का हमेशा याद रखेंगे स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो हम लोग ये जान ले कि ए बी परिभाषित है, ये हमारा ए बी परिभाषित है, गुना कर लिए तो यही हम परिभाषित कहेंगे। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो, यानी बी ए हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। बी ए तभी संभव होगा जो कि दोनों वर्ग अवयव होगा, तभी दोनों परिभाषित होगा। तो आज हमारा ये हो गया ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, यानी अवयवों पर संक्रियाएं। इसे आप लोग अच्छे से देख लें ताकि एक्सरसाइज में कहीं कोई परेशानी न हो। धन्यवाद।